Hello students, in this video we will discuss about political science chapter 1 part 2। ठीक है, चैप्टर 1 जो था पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग, उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने श्रीलंका या बेल्जियम के बारे में देखा था कि किस तरीके से दो कास्ट कैटेगरी के लोग जो अलग अलग मतलब लैंग्वेज बोलते थे, किस तरीके से उनकी मेजॉरिटी थी और किस तरीके से वो अपना अधिकार हर चीज़ पाना चाहते थे, और किस तरीके से जो मेजॉरिटी था जिस ग्रुप का, वो मिनॉरिटी पे किस तरीके से शासन करना चाहता था और उनको दबा के रखना चाहता था। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये दोनों मतलब जैसे कि पिछले में हम लोगों ने देखा था कि ये सब जो सिस्टम था वो 2009 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद आगे क्या हुआ उसके बारे में हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, लीडर्स थे वहाँ पे, उन लोगों ने ध्यान दिया, उन्होंने मान्यता दिया। मतलब क्या मान्यता दिया? उन्होंने दिया कि जो समाज में रहने वाले विभिन्न जाति के लोग थे, विभिन्न कल्चर को मानने वाले लोग थे, उन्होंने ध्यान में रखा कि सभी को समान अधिकार मिल जाना चाहिए। बिटवीन 1970 1993 के बीच में उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स संशोधन किया था। अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार किया था। ठीक है, और इस तरीके से उसको अरेंजमेंट किया था कि दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री। और इस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया था कि हर एक कास्ट कैटेगरी के लोग, हर एक कल्चर को मानने वाले लोग, मतलब जो डाइवर्सिटीज़ जो भी हो वो लोगों में, वो एक ही जगह पे एक कंट्री में सभी लोग रह सके। मतलब कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सेट किया था, नियम कानून बनाए थे कि सभी लोग, सभी कास्ट कैटेगरी के लोग खुश होकर एक ही कंट्री में रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्राम एनी अदर कंट्री, इट इज़ वेरी इनोवेटिव। मतलब कि जो उनका अरेंजमेंट था वो काफ़ी डिफरेंट था दूसरे कंट्री से, और काफ़ी ऐसा करने से काफ़ी परिवर्तन भी वहाँ पे आया था। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मतलब बेल्जियम जो मॉडल बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लास्ट फाइनल किया गया, उसमें क्या, उस मॉडल में क्या क्या था उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं। कुछ पॉइंट्स ही देखेंगे। तो वहाँ के जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे वे सभी इक्वल होंगे। मतलब कि चाहे मेजॉरिटी हो चाहे मिनॉरिटी हो, किसी की भी, चाहे डच वालों की चाहे फ्रेंच वालों की। ठीक है, तो जो फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे या तो मतलब कहने का था कि जो भी हो, चाहे डच बोलने वाले हो चाहे फ्रेंच बोलने वाले हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में सभी समान होंगे। और इनका कहने का ये क्या है कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी। मतलब कुछ स्पेशल लॉ बनाया जाएगा तो वो सभी ग्रुप के लोगों की मेजॉरिटी को देखा जाएगा। मतलब जितने भी ग्रुप होंगे सभी ग्रुप से, सभी ग्रुप में रहने लोगों के विचारों को एक्सेप्ट किया जाएगा और सभी ग्रुप के मेंबर्स को माना जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है, आगे है सेकंड है कि यहाँ पे दस नो सिंगल कम्युनिटी, कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर फ्रेंच स्पीकिंग वाले की मेजॉरिटी है तो वो कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकते हैं, उनको अपने डिसीजन को लेने के लिए मिनॉरिटी जो डच स्पीकिंग वाले थे उनको भी शामिल करना होगा। सेकेंड है मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये बहुत सारे पावर्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो बहुत से अधिकार ऐसे थे जिसके जो गॉड थे, मतलब उसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने के लिए या डिसाइड करने के लिए या उनसे पूछताछ करने के लिए या मतलब उनसे राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अलग से अधिकार भी दिए गए थे जो कि गॉड थे। गॉड मतलब क्या होता है कि ऐसे अधिकार जो हम जिस पे हम अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ब्रुसल्स जो कैपिटल सिटी था वहाँ का, ब्रुसल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। जो ब्रुसल्स होगा, जो कैपिटल है, वहाँ का जो गवर्नमेंट होगा वो सेपरेट होगा। ठीक है, जहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी मतलब फ्रेंच और डच दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग होंगे, रिप्रेजेंटेट करेंगे ना, रिप्रेजेंटेशन दोनों का होगा। और इस तरीके से द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसल्स। ठीक है, इस तरीके से जो फ्रेंच बोलने वाले थे उन लोगों ने मैंने बताया था इसके पहले की वीडियो में कि एक जगह मतलब जो कंट्री था बेल्जियम था, वहाँ पे डच लोगों की मेजॉरिटी थी और जो कैपिटल था वहाँ पे फ्रेंच वालों की मेजॉरिटी थी। तो कैपिटल मतलब फ्रेंच, जहाँ पे फ्रेंच की मेजॉरिटी ज़्यादा थी वहाँ के लोगों ने
डच वालों को भी समान अधिकार दे दिया, ठीक है। और जहाँ पे डच वालों की मेजॉरिटी ज़्यादा थी कंट्री में, उन लोगों ने फ्रेंच बोलने वालों को, जहाँ पे उनकी संख्या कम थी, उन लोगों को भी समान अधिकार दे दिया था, ठीक है। उसके बाद है आगे कि ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, एक लास्ट पॉइंट और है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ किसी तरह का भी गवर्नमेंट होगा जिसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा, जो कि इलेक्ट किया जाएगा पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मतलब दोनों लैंग्वेज से, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, जो भी लैंग्वेज वहाँ बोलते थे लोग, डच, फ्रेंच और जर्मन, सभी से एक एक को चूज़ किया जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ रहते हैं। और इनके पास कैसा पावर रहेगा, कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ का इनके पास पावर रहेगा, मतलब डिसीजन ले सकते हैं। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ का जो मॉडल था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, और जो कि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और दे हैव टू अवॉइड सिविल्स, मतलब कि देखा जाए तो ये अवॉइड किया सिविल स्ट्राइक, मतलब कि जो मारपीट या संघर्ष कह सकते हैं, आपस विवाद को अवॉइड करता था, ठीक है। मतलब उनका कहना ये था कि सब मिला के कि अगर हम दोनों कम्युनिटीज़ को, दोनों स्पीकिंग करने वालों को समान अधिकार देंगे तो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। उस समय यूरोप के जब बहुत सारे कंट्रीज़ आपस में मिलके यूरोपियन यूनियन तैयार कर रहे थे, तो उस समय ब्रुसेल्स को चूज़ किया गया था कि वे लोग अपना हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है, इन दोनों स्टोरीज से आपने क्या सीखा, ठीक है। श्रीलंका और बेल्जियम के बोथ आर डेमोक्रेसीज, दे डील्ड विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, मतलब दोनों जगह पावर शेयर हुआ, लेकिन दोनों जगह पावर शेयर डिफरेंट तरीके से हुआ। बेल्जियम में क्या हुआ, जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। बेल्जियम में देखा गया, लीडर ने देखा कि किसी भी देश में यूनिटी तभी बनी रह सकती है जब हम उस देश में रहने वाले प्रत्येक कम्युनिटी के नागरिकों या प्रत्येक कम्युनिटी के मेंबर को समान अधिकार देंगे और उनकी फीलिंग को, उनके इंटरेस्ट को भी समझेंगे। और सच रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। और इस तरीके से वहाँ के लिए जो नियम बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल थे। श्रीलंका सोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो और जो कि श्रीलंका में क्या दिखाया गया था कि इफ़ अ मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर, श्रीलंका में दिखाया गया था कि अगर कोई मेजोरिटी कम्युनिटी है और वो अपने पावर को दूसरों पर क्या कर सकती, दूसरों पर, मतलब दूसरों को दबाना चाहती है, दूसरों पर प्रभाव डालना चाहती है, हाँ, और अपने पावर को शेयर नहीं करना चाहती, तो इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो ये हमारे देश की एकता को कमज़ोर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, क्यों होता है पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। तो इस प्रकार से दो रीजन सेट किए गए हैं श्रीलंका और बेल्जियम्स का। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड, पहले दिखाया कि मतलब पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि ये रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दो सोशल ग्रुप के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को ख़त्म करता है, या पॉसिबल नहीं होने देता है कि उनके बीच झगड़ा हो, ठीक है। और सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और उनके कहने का अर्थ ये भी है कि अगर हम हर एक समाज में रहने वाले हर एक कैटेगरी के लोगों की फीलिंग्स की, इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमें बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार करना पड़ा था इन लोगों को 4 बार, वो सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन ए शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके द्वारा अगर मिनॉरिटी कम्युनिटी पे दबाव बनाया जाए, प्रभाव डाला जाए, उनको नीचा दिखाया जाए, तो ये कुछ समय के लिए तो ठीक है, कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता। उससे क्या हो जाता है, उससे हमारे क्या होता है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़ा उत्पन्न होता है, और ये हमारे राष्ट्र को कमज़ोर बनाता है। और टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, टायरनी मीन्स होता है उत्पीड़न, मतलब कि अगर मेजॉरिटी परेशान करे किसको, मिनॉरिटी वाले लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ उन लोगों के लिए नुकसानदायक है,
कमज़ोर वर्ग के लिए। उसके बाद क्या होता है, फिर जब कमज़ोर वर्ग वाले एक्शन लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट युद्ध होती है, तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। जैसे कि बताया था कि जब इन दोनों लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट युद्ध हुआ था, सिविल वार हुआ था, तो हज़ारों लोग मारे गए थे, है ना। तो दोनों तरफ से हानि होती है। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीज़न। और सेकेंड अगर रीज़न की हम देखें तो गंभीर वजह क्या होती है पावर शेयरिंग का, डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी में पावर शेयर करने को उसकी डेमोक्रेसी की आत्मा माना गया। मतलब पावर शेयरिंग करना डेमोक्रेसी की आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं तो वहाँ पे पावर शेयरिंग होनी चाहिए। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to leave its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. मतलब कहने का है कि हर एक कैटेगरीज के लोगों को अधिकार होता है कि वो ये डिसाइड करें, अपने गवर्नमेंट को चूज़ कर सके और ये किस तरीके से उन पर शासन किया जाए, इसका भी उन्हें अधिकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी देखिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबके अलग अलग अधिकार हैं। ठीक है, कुछ मेन अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट के पास भी है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका कहने का है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग होती है और जिसमें हर एक जनता, मतलब कि हम सभी जितने भी जनता हैं, जो भी लोग हैं, सभी के विचारों को एक्सेप्ट किया जाता है, सभी की राय को सुना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ है कि लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंटियल। प्रूडेंटियल मतलब होता है विवेकपूर्ण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो पहला रीज़न था पावर शेयरिंग का, उसे हम विवेकपूर्ण कह सकते हैं और सेकंड को मोरल कह सकते हैं, नैतिक कह सकते हैं। ठीक है, और मतलब यहाँ है कि जब हम पावर शेयर को विवेक रूप से लेते हैं तो इसका मतलब विवेक रूप से अगर देखेंगे तो पावर शेयरिंग करने का जो रिज़ल्ट आता है वो अच्छा आता है। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि बाय प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। ठीक है, मतलब कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हमें बेटर आउटकम्स मिलेगा। मतलब अगर हम समाज में रहने वाले हर कम्युनिटी के लोगों को फीलिंग को, इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है। और मोरल रीजन एम्फसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। और मोरल वैल्यू के, अगर मोरल रीज़न की बात करें तो पावर शेयर करना जो होता है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल क्यों होता है? वैल्यूएबल इसलिए होता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर आप पावर शेयर करेंगे तो वैल्यूएबल इसलिए है कि किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं होगा, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर कोई इस तरीके का बोझ या वर्कलोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा है आपके लिए कि हाँ दोनों रीज़न होना चाहिए, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। अगर एक देश में हर एक वर्ग समुदाय के लोग रह रहे, कम्युनिटी के लोग रहते हो तो अच्छी बात है ना कि उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, उनके बीच झगड़े नहीं हो रहे, शांति बनी हुई है। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो ऐसे ही बार बार, जैसे कि वहाँ के बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स संशोधन किया गया था ना, अमेंडेड, वैसे ही बार बार करना पड़ेगा। तो बेटा बस इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।